हाय डियर स्टूडेंट्स, डी.के. शर्मा, जूलॉजी, प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। मैं आज आपको एक समराइज लेक्चर पर रेस्पिरेशन में दे रहा हूँ। एक बार मैं पूरी बातें बता दे रहा हूँ और ऐसा मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी काफ़ी उससे टूट जाएंगे। तो समराइज लेक्चर देखिए 59 में क्या होता है रेस्पिरेशन। पहली बात मैं बता चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है, वीडियो में आप देख चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है मैंने आपको बताया। जनरली लोग कहते हैं ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, क्या है रेस्पिरेशन कहलाता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, ब्रीथिंग। पहली बात एक ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, या कॉमनली इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। यह नीट का पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, फिर कहाँ पर कैसे कैसे एक्सचेंज और रेस्पिरेशन होता है, ध्यान दीजिए। एटमॉस्फेयर से जो लंग तक एयर जाती है वो ध्यान पर सुनिए, कुल एकदम दिमाग में से घुस जाएगा। एटमॉस्फेयर से जो लंग में जाता है एयर, और लंग से जो एटमॉस्फेयर में एयर आता है, अर्थात कहने का मतलब O2 का लंग तक पहुंचना और CO2 का लंग से बाहर आना, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है। क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहली बात क्या, एटमॉस्फेयर से लंग तक आना, लंग से एटमॉस्फेयर तक जाना, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक, फिर लंग एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड कैपिलरी से लंग में जाना, ये है डिफ्यूज़न। क्या है, डिफ्यूज़न है। बात समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान समझते रहिएगा। मैं आपको समझाया हुआ हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताया भी हूँ। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, लंग है ये लंग है, एटमॉस्फेयर से O2 का यहाँ आना और एटमॉस्फेयर में क्या चला जाना, CO2 का जाना। ये एटमॉस्फेयर है, क्या है ये, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से इस O2 का आना, CO2 का जाना, ये क्या है, पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन है। फिर देखिए दूसरा, लंग से फिर ब्लड कैपिलरी तक जाना, क्या, O2 का ये ब्लड कैपिलरी है, कौन है ये, ब्लड कैपिलरी है। अब देखिए O2 का इसमें आना और CO2 का इसमें जाना, किसका जाना, CO2 का जाना यहाँ से। ये क्या है, दूसरा स्टेप है। ये कौन दूसरा स्टेप है, डिफ्यूज़न है। क्या है ये, डिफ्यूज़न है, दूसरा स्टेप। बोलिए ना। तीसरा मैंने क्या बताया, हो गया ना भाई। तीसरा क्या है, फिर ब्लड के थ्रू टिश्यू सेल तक जाना, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू टिश्यू सेल तक जाना, O2 का जाना, ये क्या कहलाता है, तीसरा ट्रांसपोर्ट है। क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँच जाए, ब्लड के द्वारा ये हार्ट से निकलता है, बहरहाल कहाँ पहुँच जाए, टिश्यू सेल तक। टिश्यू सेल तक अगर पहुंच रहा है तो O2, इधर देखिए ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, ब्लड के द्वारा टिश्यू सेल तक जाना। लेकिन टिश्यू सेल के अंदर नहीं, अभी ब्लड को टिश्यू सेल तक पहुंचा हुआ है ब्लड के द्वारा। अब ये ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर इसमें से O2 का इसमें जाना, बहुत इजी है। और फिर इसमें से क्या, CO2 का इसमें आना, ये CO2 का इसमें आना, ये क्या कहलाता है, ये यहाँ डिफ्यूज़न हो गया। ये भी डिफ्यूज़न है। कहाँ पे डिफ्यूज़न, देखिए डिफ्यूज़न 2 बार आ रहा है टर्म। पहला, ये चौथा हो गया। पहला डिफ्यूज़न कहाँ हो रहा है, लंग एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी। कोई क्वेश्चन पूछे पहला डिफ्यूज़न कहाँ हो रहा है, लंग एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी टू लंग एल्वियोलाई। दूसरा डिफ्यूज़न कहाँ हो रहा है, ब्लड कैपिलरी टू टिश्यू सेल एंड टिश्यू सेल टू ब्लड कैपिलरी। एक्सचेंज जब भी होगा ब्लड कैपिलरी, वो कभी जो है ब्लड वेसल्स में नहीं होता, ये समझते हैं ना। अब ये हो गया डिफ्यूज़न, दूसरा डिफ्यूज़न। पहला डिफ्यूज़न कहाँ, बोलिए, लंग एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी टू लंग एल्वियोलाई, पहला हो गया। दूसरा फिर कहाँ हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया।
फिर तीसरा क्या होगा, ब्लड कैपिलरी टू टिश्यू सेल एंड टिश्यू सेल टू ब्लड कैपिलरी। ये टिश्यू सेल है, यहाँ पे हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना, ये डिफ्यूजन हो गया। और इसके अंदर जो सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ऑक्सीडेशन के बाद। सेल में अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये पांचवा है सेलुलर ऑक्सीडेशन है। ये कौन है, सेलुलर ऑक्सीडेशन, या आप कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सीधा सीधा बोल लो, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और एनर्जी आपको मिल जाएगा। ये 4-5 बातें हैं। एटमॉस्फेयर से लंग में, लंग से एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं इसको, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा लंग एलुलाई टू ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी टू लंग एलुलाई, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन का ब्लड में जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, क्या है ये, डिफ्यूजन। फिर ब्लड के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में टिश्यू सेल तक जाना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट होगा, रसगुल्ला का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का होगा ना। चलो ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ब्लड टू टिश्यू सेल, टिश्यू सेल टू ब्लड टू टिश्यू सेल, टिश्यू सेल टू ब्लड, हो गया, ये डिफ्यूजन हो गया। अब फिर इसके बाद सेल के अंदर, इधर देखिए, सेल के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा और इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और एनर्जी। तो एनर्जी के लिए ही ऑक्सीजन के यहाँ तक जाना है। अब फिर CO2 यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूज होगा, फिर यहाँ निकलेगा। वो सारा प्रोसेस उल्टा भी होगा, चलता रहेगा ये प्रोसेस। कोई टेंशन है भी आपको है, ये है प्रोसेस। ये तो सिंपल प्रोसेस मैंने बता दिया क्या होता है। फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी देखिए। ये ट्रांसपोर्टेशन है, डिफ्यूज़न है, 2 बार डिफ्यूज़न, वेंटिलेशन, ट्रांसपोर्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट के दौरान तीन, देखिए एक्सचेंज के दौरान यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। मैं बता चुका हूँ आपको 3 मेम्ब्रेन। पहला पल्मोनरी, या आप कह सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वियोलाई। पूरा आप अच्छे से लिख लीजिए, ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वियोलाई सब बता चुके हैं। और यहाँ पे कौन होगा, बेसमेंट में पहला मेम्ब्रेन ये है, दूसरा कौन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा कौन होगा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। 3 मेम्ब्रेन क्रॉस कर, ये भी नीट का क्वेश्चन है, कै मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, 3 को। सीक्वेंस दे देगा, सीक्वेंस ऑर्डर करने के लिए। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वियोलाई, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। आपसे कोई पूछे एंडोथेलियम किसका बना होता है, कौन सा लेयर का, स्क्वैमस एपिथेलियम का, ये भी बना होता है, ये भी स्क्वैमस का ही बना होता है। 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। एक्सचेंज हो गया, कोई हो गया। आप देखिए, फिर मैंने बताया था रेस्पिरेटरी आर्गन, आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी आर्गन के विषय में। तो रेस्पिरेटरी आर्गन के विषय मैंने बताया था, नाक से शुरू होता है, नोज़, इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से इधर देखिए, नोज से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फिर हम नहीं बोलेंगे, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्शियरी ब्रांकाई, ब्रांकाई के बाद ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल से लंग एल्वियोलाई। ये पाथ जाने का है, उल्टा कर देंगे आने का है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। फिर अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो टेम्परेचर इधर हो गया यहाँ तक,
ये जो यहाँ पे मैंने बताया था नाक में एक नेजल कॉन्की होती है, हड्डी होती है थोड़ी टेढ़ी सी, वो क्या करते एयर को रोटेट करते हैं जिससे बॉडी के टेम्परेचर का एयर का टेम्परेचर हो जाता है जो बाहर से आते हैं। बात समझ रहे हैं ना। और इधर देखो ब्रांकस, ब्रांकाई, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स, प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्शियरी ब्रांकाई और ब्रांकियोल, समझ रहे हैं ना। टर्मिनल पार्ट के ब्रांकियोल से टर्मिनल पार्ट तक आप देखते हैं क्या होता है, उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। कौन होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया के द्वारा, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल वगैरह को रोक देता है। डस्ट पार्टिकल क्या करता है? बाहर निकाल देता है, समझ रहे हैं ना। सीलिएटेड एपिथेलियम होने का मतलब क्या होता है? डस्ट पार्टिकल को क्या करना? बाहर निकालना। अरे भाई आप जा रहे हैं, आनी आ रही है तो पता धुआं कुल में धूल का कण इसमें जा रहे हैं, धूल के कण, तो क्या करेगा? उस सीरिया जो है ऐसे रिवर्स मूवमेंट करेगा जिससे पूरा धूल कहाँ चला जाएगा? बाहर। बात समझे? इस बात को जानते रहिएगा। एपिग्लॉटिस, कोई पूछे एपिग्लॉटिस जब खाना खाते हैं तो ग्लाटिस को बंद किया रहता है, खोले रहता है, तो आप बताएंगे एपिग्लॉटिस खाना खाते वक्त जो है ग्लाटिस को बंद किया रहता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमेशा खुला। इससे में इस बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं, इस समय हमारा क्या होगा? एपिग्लॉटिस खुला हुआ होगा। एपिग्लॉटिस जो ढक्कन है खुला हुआ होगा और हम आराम से आप क्या कर रहे हैं? हवा निकाल रहे हैं। ये हवा के जरिए हम बोल पा रहे हैं, हवा अंदर से निकल रही है, हम आवाज़ कर रहे हैं। लैरिंग्स होता है साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन। क्वेश्चन, लैरिंग्स क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन, समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझिए। ये तो हो गया इसके विषय में बातें। फिर लंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, लंग दो होता है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट लंग में थोड़ा सा कार्डियक नाच होता है। लंग के बाहर वाला एक लेयर होता है, लंग क्या होता है? बाहर एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं पेराइटल प्लेउरा। अंदर एक लेयर होता है विसरल प्लेउरा। उन दोनों के बीच में कैविटी होती है, उसको बोलते हैं प्लेउरल कैविटी। प्लेउरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लेउरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? बोलिए ना। उसको प्लेउरल फ्लूइड बोलते हैं। पढ़े हुए हैं सब आप, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए सब पढ़े हो लेकिन समझा। हाँ इधर देखिए, ट्रैकियल जो होता है, ट्रैकिया जो होता है सी शेप्ड, ट्रैकिया जो होता है सी से ट्रैकियल रिंग के द्वारा क्या होता है? सपोर्टेड होता है। ट्रैकिया ही नहीं, सपोर्टेड होता है। ट्रैकिया ही नहीं, प्राइमरी ब्रांक, सेकेंडरी, टर्शियरी और ब्रांकाई का कौन सा है? बेसल रीजन। बेसल इनिशियल जिसको आप कह सकते हैं, बेसल मतलब शुरुआती दौर का, उसको इनिशियल रीजन का, वो क्या होता है? किसके द्वारा? सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग के द्वारा सपोर्टेड होता है। उसका नाम है सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग के द्वारा सपोर्टेड। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इधर देखिए, जो लैरिंग्स होता है उसमें कै कार्टिलेज होती है? 9 कार्टिलेज लैरिंग्स में होती है। 12 को क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, क्वेश्चन नहीं पूछता, हम बता दे रहे वैसे ही खाली। लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन, उसमें जो है क्या होती है? 9 कार्टिलेज होती हैं, जिसमें से एक कार्टिलेज आपका वो भी है, कौन? एपिग्लॉटिस भी उसके साथ है, समझ रहे हैं ना। एपिथ्राइकाई, क्रिनोइड होता है, थायरॉयड होता है, वो उसी के साथ बोन होती है वो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ना पढ़ने की जरूरत है उसको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे लंग यूलाई क्या है? यूनिट ऑफ लंग। लंग यूलाई क्या है? यूनिट ऑफ लंग। यूनिट ऑफ लंग क्या है? लंग की यूनिट क्या है? लंग लाई। कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखिए आप, आगे जो पढ़ना है आपको, देखिए उसमें सुनो, कोई भी एक्सचेंज होता है, कोई भी एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा। कोई भी एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, कोई बाकी मेथड नहीं लगता। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया इसके विषय में बातें। आप जरा ध्यान दो, अब आपको देखना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी ब्रीथिंग पहले देख लीजिए। ब्रीथिंग आपको याद भी नहीं करना है, सिंपल सा बात है। ब्रीथिंग में 2 बात खाली याद करना है,
ब्रीथिंग में तो इधर देखो, ब्रीथिंग किसके मिलकर बना होता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? फ्रेश एयर। इसका मतलब सीधा से बोल लो O2 टेकन इनसाइड, ऐसे लिख लो, लेकिन होता ऐसा नहीं है, टेकन इनसाइड। हाँ, O2 टेकन इनसाइड किसके साथ? फ्रेश एयर के साथ। फ्रेश एयर विथ O2 टेकन इनसाइड। और फाउल एयर कंटेनिंग, बात ना करो जी। हाँ? हाँ, आप क्या कर रहे थे, बोलिए आप। हाँ, तो एयर जाएगा, मतलब जो निकलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, वो अलग प्रोसेस है। बात समझ रहे हैं ना? जो एयर होता है वो एयर मतलब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, जो निकालेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, इसलिए उस सेंस में करते हैं। ये क्या है? एक्सपायरेशन में फाउल एयर, गंदी हवा कंटेनिंग CO2 क्या होगा? रिलीज्ड आउटसाइड। ये होगा, दो प्रोसेस हो गया। अब देखो जरा, ये इंस्पायरेशन के लिए दो बातें होती हैं। पहला, डायफ्राम किधर जाएगा? डायफ्राम मूव लोअर, किधर जाएगा? लोअर साइड में जाएगा। डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे। इंस्पायरेशन में डायफ्राम नीचे जाता है, और स्टर्नम कहाँ जाता है? स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों हुआ? किसके कारण ऐसा हुआ? कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स। देखो, डायफ्राम कहाँ गया? नीचे। स्टर्नम थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड। या स्टर्नम कैसे ऊपर गया? क्योंकि इंटरकास्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल सिकुड़ी तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचिए, ऐसे। जब ऐसा खींचेंगी तो थोड़ा बाहर जाएगा और ऊपर थोड़ा सा आएगा, तो एरिया इधर बढ़ी। डायफ्राम इधर गया तो एरिया इधर बढ़ा। बोलिए ना, एरिया जब इधर बढ़ा तो क्या हो गया? लंग वॉल्यूम बढ़ा। लंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर घट जाएगा। एयर प्रेशर घट जाएगा तो क्या होगा? हवा अंदर चली जाएगी। हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। फिर आपने क्या, फिर दूसरे में क्या? डायफ्राम ऊपर चला गया। डायफ्राम कहाँ गया? ऊपर। और स्टर्न अपना ओरिजिनल पोजीशन जो ऊपर उठा था, फिर अपनी पोजीशन में आ गया। लंग का वॉल्यूम घट गया क्योंकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। लंग वॉल्यूम घटा, एयर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से एयर कहाँ चला गया? बाहर। बोलिए ना। तो इसमें इंटरनल इंटरकास्टल मसल कंट्रैक्ट करता है। तो दूसरा एक्सपायरेशन में क्या होता है? दूसरा एक्सपायरेशन है, पहला इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है? पहली बात, डायफ्राम कहाँ जाएगा? डायफ्राम मूव, रेज भी कर सकते हैं, अपवर्ड्स। दूसरा, स्टर्नम टेक्स दियर ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है। क्यों ऐसा हुआ? किसके सिकुड़ने से? इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स। यहाँ पे कौन सिकुड़ेंगी? इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स। हो गया, इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स। तो दो बातें हुई।
डायफ्राम का नीचे जाना, स्टर्नम का बाहर ऊपर आना, लंग वॉल्यूम का बढ़ना, एयर प्रेशर का घटना, हवा के अंदर जाना, इंस्पायरेशन। ठीक। दूसरा क्या है, स्टर्नम का अपने पोजीशन में आना, डायफ्राम का ऊपर जाना, लंग वॉल्यूम का घटना, एयर प्रेशर का बढ़ना। फिर से तो गंदी हवा क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर कहाँ आएगी, बाहर। ये इंस्पायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन हुआ, इन और एक्सपायरेशन हो गया। अगर आपको एडिशनल लेना है तो एब्डोमिनल मसल्स का सहायता लेना पड़ेगा। एडिशनल लेना है तो एब्डोमिनल मसल्स का क्या होगा, सहायता लेना पड़ेगा। कोई पूछे आपसे थोरेसिक कैविटी है, देखो थोरेसिक कैविटी जो है किससे किससे बना होता है, रिब्स बोलिए ना। तो मैं बताया था स्टर्नम वेंट्रल साइड से, वर्टिब्री डॉर्सल साइड से, बगल से रिब्स, और नीचे आपको एंटीरो पोस्टर से क्या है, डायफ्राम। बोलिए ना, ऐसे आप बोलते रहें, कोई टेंशन नहीं होगा। आप जरा ध्यान दीजिए, ये तो बातें हो गई, ख़त्म हो गई, और आपको ध्यान दिलाना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कुछ करना नहीं है, सिंपलेस्ट तरीके से। मैं इधर देखो, सिंपलेस्ट तरीके से एक्सचेंज करा दे रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, सिंपलेस्ट तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो इधर, इधर देखो जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपलेस्ट तरीके से। और थोड़ा एक्टिव हो जाओ, एक बार हल्का सा टाइट हो जाओ, इधर उधर। इधर देखो, कोई पूछे पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है कि एक्टिव, क्या बोलेंगे? हाँ, अच्छा वालों कैपेसिटी बता देते हैं। TVIR, इधर देखिए, लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम, TVIRV, RV। पहला TV, IRV, ERV, RV। बोलिए ना, इसका फुल फॉर्म पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो लेते हैं, सब पढ़ाएं आपको। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना लिया जाता है, 500 ml, इन एंड आउट, इतना लेते हैं और देते हैं। बोलिए ना, इन एंड आउट, अंदर जाएगा बाहर आएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन में होता रहता है। अब आपका ब्रीथिंग रेट कितना है, आपका ब्रीथिंग रेट कितना है, ब्रीथिंग रेट मैं बताया था उस दिन, फिर आज बता दें, ब्रीथिंग रेट कितना है, 12 से 16 बार पर मिनट, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, टाइम्स पर मिनट है ना। तो अगर 12 से 500 में गुणा करें, 1 मिनट का निकालेंगे तो कितना आएगा, 60, 6000, 12 पंचे 60। अगर 16 से लेंगे, 16 पच्चे 80, तो 8000 ml आ जाएगा। अर्थात या तो 6 लीटर लेगा या तो 8 लीटर ऑक्सीजन अंदर आएगा और बाहर जाएगा 1 मिनट में। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कि पूरा, तब ठीक हो गया। IRV, TV का मतलब टाइडल वॉल्यूम, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका मतलब है ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन, फोर्सिबल इंस्पायरेशन से एक शब्द में बात क्या, फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फार्मूला खाली याद किया कि ज़्यादा हो गया। पहला कितना होगा ये, 2500 से 2500 से लेके 3000 ml होगा ये। और क्या करते हैं फिर, ये है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बताए थे ना, ये फोर्सिबल एक्सपायरेशन है। क्या है ये, फोर्सिबल
एक्सपायरेशन, बात खत्म। कितना हो जाएगा? 1000 से लेके 1100 ml, बोलिए है ना। फिर तीसरा क्या है? आरवी, रेसिडुअल आरवी इसको बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है ये? रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? लंग में जो एयर आ जाता है, लंग में जो एयर रुक जाता है, समझ रहे हैं ना, तो लंग में जो एयर रुक जाता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग, लंग में जो छूटा रह जाता है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। कितना होगा ये? हाँ यार, कह तो रहे तुम लोग, ठीक है कह रहे होगे जो कह रहे होगे। 1100-1200 ml, बोलिए ना। अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1100 to 1200 ml, है ना। तो इस तरह हो गया, ये एक्सचेंज है। बोलिए, समझ नहीं आ रहा है? सिकंदर, अगर तू पढ़ लियो बढ़िया से, तू ही नहीं, इतने बैठे हैं ये राजा हिंदुस्तानी लोग, जितनी यहाँ पे बैठी हुई देवियाँ, ये सब जानते हैं। अगर बढ़िया से पढ़ के जाएँ 360 में से 355 नंबर तक कर सकते हैं, 360 के 360 कर सकते हैं, इतनी क्षमता के पास डेवलप हो जाएगी। लेकिन पढ़ेंगे जब बढ़िया से तब, बोलिए ना। बढ़िया को देखिए इधर। अब ये तो हो गया क्या? वॉल्यूम। हाँ यार, जादू को न परेशान कर, सुनो तू। अब आगे हुआ यहाँ तक। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, अब आ जाएंगे किस पे? लंग कैपेसिटी, क्योंकि इसी से संबंध रखता है। लंग कैपेसिटी पहला हो गया ये लंग वॉल्यूम, दूसरा हो गया लंग कैपेसिटी। देखो इधर, ICFRC VC TLC EC बताया था मैंने एक फार्मूला, ICFRC VC TLC EC, ICFRC VC TLC और देखो, पहला IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से पढ़ाया हो, दूसरा पढ़ने के लिए आगे वाले प्रीवियस लेक्चर देखिए। आइए, ICFRC VC TLC और पांचवा है EC। क्या है EC? देखो इधर, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। पहले में पहला दो, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले में पहला दो, ये IC हो गया। दूसरे में दूसरा दो, तीसरा चौथा दूसरे में हो गया। बोलिए ना, IC का मतलब ये हो गया FRC। 1 मिनट, FRC जोड़ देंगे, खाली यही फार्मूला रख देंगे, जुड़ के आ जाएगा। तीसरे में तीन, तो ये देखो, तीसरे में 3, तो ये हो गया VC, ठीक है। चौथे में 4, बोलिए ना TLC। और पाँचवें में क्या हो गया? पाँचवें में 1 और 3rd। पहले में पहला दो, देखो इधर, पहले पहला दो, दूसरे में दूसरा दो, तीसरे में, चौथे में और इसी में पहला 3। नहीं समझ में आया? आएगा, हुआ। फार्मूला रखो, घटाकर निकलता हुआ चला जाएगा। आप इसको जोड़ देंगे, ई आ गया। इसको जोड़ देंगे, ई आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे, ई आ जाएगा। चारों को जोड़ देंगे, ई आ जाएगा। और पहले को और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, EC। बोलिए ना, फार्मूला पर खटखट निकलता हुआ चला जाए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहला है, फिर से सुन लीजिए, पहला क्या है? TVIRV ERV RV, TVIRV ERV RV रटना पड़ेगा। TVIRV ERV RV हो गया। फिर इधर देखिए, लंग कैपेसिटी में ICFRC VC TLC EC, ICFRC VC TLC EC, ICFRC VC TLC EC हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले में पहला दो, दूसरे में दूसरा दो, तीसरे में 3, चौथे में 4, EC में पहला तीसरा। याद हो गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी, फार्मूला रखे खटखट आता हुआ चला जाएगा। नहीं आएगा? बोलो जी, आएगा ना? बोल दिया करिए, कंठ कुछ खुल जाया करे, बोलने से भी एनर्जी आती है। हाँ VC, अरे ऊपर से 3, हाँ
वो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बता दे रहे, सुनिए। टीवी, IRV, ERV, मैंने क्या बताया था, ये क्या है प्रोसेस, देखो उसमें आपको लिखा हुआ होगा ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं, बोलिए ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिफिनीशन देखिए, आपका डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, डिफिनीशन पढ़िए, उसको समझा दे आपके एक लाइन में। कहाँ पे, वही पूछ रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी में देखिए लाइन क्या लिखा हो, आपको बताया हमें ही होता है। एक मिनट, हाँ बोलिए। बस एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना मैक्सिमम वो क्या कर सकता है, ले सकता है। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना वो और ले सकता है, जबरी निकाल दिया ऐसे, और फिर कितना मैक्सिमम ले सकता है। तो इसमें क्या हो गया, फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, बोलिए ना, और फिर उसका कितना खींच के लिया, इसमें दोनों आ जाएगा ना। ये तो नॉर्मल ब्रीथिंग वाला है, और फिर ये क्या आ रहा है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन, बोलिए ना। वही बता, नहीं तीनों तो आएगा ही, फोर्सिबल एक्सपायरेशन तो कर लिया ना, हाँ, तब ये तीनों मिल जाएंगे आपके, बात समझे। तो टीवी भी आ गया इसमें, IRV भी आ गया और ERV भी आ गया। एक्सपायरेशन जबरी किया और फिर तीनों को लिया, बात समझे। और फिर अगर इसको देखेंगे, किसको, TLC को, पूरा लंग में कितना एयर एकोमोडेट होता है, लंग में पूरा एयर कितना एकोमोडेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, बोलिए ना। ये बातें हो गई, इरेज करें। बाकी फार्मूला कुल रख के समझाए ही हैं। नेक्स्ट हो गया इधर देखो, आगे जो पढ़ना है ये लंग वॉल्यूम कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ना है उसको देखिए। एक मैंने बताया था कंडक्टिंग पाथ, सुनो, एक बताया था कंडक्टिंग पाथ और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट नाक से लेके कहाँ तक जाता है, टर्मिनल ब्रांकियोल रीजन तक, ये कंडक्टिंग पाथ है, ठीक है, कंडक्टिंग पाथ है। फिर मैंने बताया था इधर देखो एक्सचेंज पार्ट, लंग लाइफ ब्लड, तो आप कुल छोड़ दो, यही अखार याद कर लो, लंग और ये ब्लड कैपिलरी। देखो इधर, ये दिमाग तरीका याद करने का है। ये लंग है आपका, लंग एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी, ये एक्सचेंज होता है ना, यही कौन पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट है। बाकी सब क्या है, इसके ऊपर सब नाक से लेके कहाँ तक, टर्शियरी ब्रांकियोल, मतलब ब्रांकियोल तक, टर्शियरी नहीं ब्रांकियोल तक, टर्मिनल ब्रांकियोल तक वो भी क्या है, वो नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांकियोल तक। ये देखो कौन पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट। क्वेश्चन है आपका कंडक्टिंग पार्ट पहला, ये देखो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया एक्सचेंज पार्ट। तो आप एक को याद करो, दोनों चक्कर पड़ेंगे, फंसेंगे क्या, लंग और ब्लड कैपिलरी। ये क्या है, एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे एक्सचेंज होता है। सीधा मतलब यार एक्सचेंज जहाँ होता है, लंग लाइट ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी टू लंग लाइट, एक्सचेंज पार्ट है। बाकी सब छोड़ दो, किसके ऊपर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है क्या, कहाँ से कहाँ, नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल पॉइंट ऑफ ब्रांकियोल। कोई टेंशन है भी आपको। अब आगे जो पढ़ना है देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज,
एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। देखो इधर, ये है लंग एल्वियोलाई और ये है ब्लड कैपिलरी। PO2 कितना है पता है आपको? 104 यम Hg है ना। यहाँ पे PO2 कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है, बहुत लोग नहीं समझते, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104 mmHg है। यहाँ पे PO2 कितना है? 40 mmHg है। बोलिए ना, तो एक्सचेंज किधर से किधर होगा? O2 का लंग एल्वियोलाई टू लंग एल्वियोलाई टू कहाँ आएगा? ब्लड कैपिलरी। कौन ब्लड कैपिलरी? लंग एल्वियोलाई का। बोलिए ना, तो एक्सचेंज हुआ, किसका एक्सचेंज होगा? O2 का। किसका एक्सचेंज होगा? O2 का होगा ना। एक्सचेंज यहाँ हो गया। दूसरा एक्सचेंज कहाँ होगा? दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा एक्सचेंज होगा फिर देखो कैपिलरी और टिश्यू सेल लेवल पर। यही होता है ना, टिश्यू सेल और कैपिलरी लेवल पर। ये देखो आर्टरियोल की कैपिलरी है। ये किसकी कैपिलरी है? आर्टरियोल्स की कैपिलरी। ये टिश्यू सेल देखो इधर, आर्टरियोल की कैपिलरी और टिश्यू सेल। ये PO2 कितना होता है यहाँ पे? 95 mmHg है ना। और ये टिश्यू सेल कितना होता है? PO2 यहाँ पे कितना है? PO2 बोलिए ना, 40 mmHg। बोलिए ना, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किधर जाएगा? इधर आएगा। O2 ब्लड कैपिलरी टू टिश्यू सेल। ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। किसका ब्लड कैपिलरी है? आर्टरी की। ये ब्लड कैपिलरी किसकी है? ये ब्लड कैपिलरी वो जो लंग में है, ये टिश्यू सेल की है। यहाँ पे बीच में कहीं सजी का है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये क्या है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। बोलिए ना, है ना। और ये तो क्या होगा? एक्सचेंज हो गया ना, 95 से 40। एक्सचेंज हायर टू लोअर। 104 से 40 एक्सचेंज हायर टू लोअर। कोई टेंशन है भी आपको? अब अगर इसी को क्या देखेंगे, CO2 का ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो एकदम सिंपल। देखो इधर, ये है लंग एल्वियोलाई, CO2 का ट्रांसपोर्ट, सॉरी CO2 का एक्सचेंज। यहाँ पे PCO2 कितना है? दूसरा है CO2 का ट्रांसपोर्ट। यहाँ मैं लिखा दे रहा हूँ, यहाँ CO2 कितना है? 40 mmHg। और ये कितना है? ब्लड वाला। बोलिए कितना है? PO2 बराबर है, PCO2 बराबर कितना यहाँ? 45 mmHg। तो बताने की जरूरत नहीं। तो क्या होगा? CO2 कहाँ जाएगा? चलो कहाँ चलो? लंग में जाओ। CO2 कहाँ चला गया? लंग में। हो गया ना, हायर टू लोअर। फिर दूसरी तरफ देखो, टिश्यू सेल में देखो, अब ब्लड कैपिलरी में देखो। टिश्यू सेल में PCO2 कितना है? टिश्यू सेल में PCO2 कितना है? 45 mmHg। और ब्लड कैपिलरी में कितना है? 40। ब्लड कैपिलरी में क्या है? PCO2 बराबर 40 mmHg। तो CO2 किधर जाएगा? टिश्यू सेल टू ब्लड कैपिलरी। 45 टिश्यू सेल में है, ब्लड कैपिलरी में 40 है। तो यहाँ लो है ब्लड कैपिलरी में, यहाँ पे हायर है। क्या? PCO2 कंसंट्रेशन। तो CO2 यहाँ चला जाएगा ना। बोलो जी, एक्सचेंज यहाँ पे भी हो गया। तो O2 का एक्सचेंज लंग एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी टू टिश्यू सेल। बोलिए ना, यहाँ पे 104, यहाँ पे 40 PO2। तो जाहिर बात 104 से 40 तरफ जाएगा। बोलिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 95 mmHg ब्लड कैपिलरी आर्टरी की, और यहाँ पे कितना है? 40। तो 95 से किधर जाएगा? 40 की तरफ, हायर टू लोअर। O2 इसमें चला गया। फिर दूसरा देखिए, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? PCO2 कितना? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे? लंग एल्वियोलाई में 40 है। ब्लड कैपिलरी में कितना है? 45 है। तो जाहिर बात CO2 किधर जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा। बोलिए। फिर दूसरी तरफ देखिए,
टिश्यू सेल में कितना है 45 है, ब्लड कैपिलरी में कितना है 40, तो एक्सचेंज किधर होगा 45 से 40 की तरफ। कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? ये एक्सचेंज हो गया PCO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का और O2 का। मैं आपको बता रहा हूँ अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। यही है ना, देखो इधर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन। पहला है देखो इधर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोर्टेशन ऑफ O2, O2 का ट्रांसपोर्टेशन दो विधियों से। देखो O2 का ट्रांसपोर्ट दो विधियों से। O2 ट्रांसपोर्ट अगर बाय टू मीन्स, पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, पहला मैं बता रहा हूँ 97% इन फॉर्म ऑफ किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा। कितना पढ़ाया हो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और केवल कितना परसेंट 3%, 3% किस रूप में, या प्लाज्मा के साथ जाएगा विथ प्लाज्मा। एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल कितने ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता रखता है 4 मालिक्यूल। पहली बात 4 मालिक्यूल ज़्यादा नहीं पकड़ता, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, हीमोग्लोबिन, ध्यान दो इधर, आपके 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, एवरेज मान लेते हैं। 12-16 होता है लेकिन 15 मान लो, हम मानने की बात कर रहे हैं। 12-16 होता है, अगर नीट में आएगा 12-16 होता तो आप 12-16 पर टिक मारेंगे। और अगर 15 दिया हुआ है, 9 दिया है, 18 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तब आप 15 पर मार सकते हैं। लेकिन 12-16 दिया हुआ है तो आप 12-16 पर ही मारेंगे। अगर 15 दे दिया है और उसके अगल बगल कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो 15 पर मार देंगे। बात समझ रहे हैं ना? हो गया। अब देखिए 97% इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 इसको बोलते हैं, किस रूप में, HbO2 ग्रुप में। 3% प्लाज्मा के साथ। एक हीमोग्लोबिन कितने मालिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल को ले जाने की क्षमता रखता है। आप ज़रा ध्यान दीजिए 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन, कितना ब्लड जो है 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, 20 ml ट्रांसपोर्ट होगा, टिश्यू सेल तक जाएगा। कितना जाएगा 20, उसमें से 4 या 5 ml, 4 to 5 ml, दो जगह पे दो चीज़ें लिखा हुआ, मैं आपको NCERT बता दे रहा हूँ इसे। 4 to 5 ml ऑक्सीजन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी होगी सेल में। सेल जाएगा 20%, डिलीवरी कितनी होगी 4 से 5 ml। जा कितना रहा है 20 ml जा रहा है ना, डिलीवरी कितनी होगी 4 से 5 ml डिलीवरी। इसका मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें कितना ब्लड लौट के आएगा फिर 75 से 80% फिर ऑक्सीजन लौट के चला आएगा। नहीं समझे? डिलीवरी कितनी हो रही है 20 से 25% सेल में जाएगा। बोलिए, और कितना आएगा कितना, फिर 75 से 80% लौट के चला आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्वेश्चन पूछता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन लौट के आता है, तो आप 75 से 80% बता देंगे प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। क्या बोले, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा, मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक ठाक है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा। फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अगर PO2 में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देखो इधर, अगर PO2 में और परसेंट ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में ग्राफ प्लाट करते हैं, फिर से सुन लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक, किस में ग्राफ प्लाट करेंगे, ये देखो, ये PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बोलो ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर परसेंट ऑफ सेचुरेशन ऑफ Hb बाई किसके द्वारा, O2, यही ना, परसेंट ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। हो गया,
O2 से के बीच में ग्राफ प्लाट अगर करेंगे तो क्या होगा, इधर देखिए क्या ग्राफ आएगा, यस शेप्ड सिग्मोइड कर्व ऐसे आएगा। कैसे आएगा, सिग्मोइड कर्व 25 पे 50, 50 पे 80 लगभग, और 100 पे 100 पे क्या हो जाएगा, 100 mm प्रेशर 100% सिचुएशन हो जाएगा। इसके बाद कितना भी बढ़ाइए आप, 120 कर दिए, 140 कर दिए, कोई प्रभाव नहीं होगा कि क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। ये क्या है, स्टडी है, बोलिए ना क्या है, स्टडी। नहीं समझ में आया, सिग्मोइड कर्व है यह, यस शेप्ड कर्व है ये। पूछेगा सिग्मोइड कर्व होता है क्या शेप्ड, आप ये बताएंगे। इसका मतलब फिर उसके बाद मैंने दिखाया था, अगर कर्व किधर, देखो डॉटेड लाइंस दिखा रहा हूँ, अगर कर्व ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये तो किधर भाग रहा है, लेफ्ट। अगर कर्व किधर भाग रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कर्व भाग रहा है राइट। किधर भाग रहा है, लेफ्ट और राइट, बोलिए ना। राइट भागने का मतलब क्या, डिलीवरी हो रही है, अरे बोलो यार, हाँ है? राइट भागने का मतलब डिलीवरी, डिसोसिएशन, इसका मतलब सेचुरेशन, बता चुके हैं आप, यही ना। हाँ सेचुरेशन एसोसिएशन, वही बात है, वही बात, एसोसिएशन सेचुरेशन, इधर डिलीवरी या डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एसोसिएशन। लेफ्ट साइड में जाएंगे एसोसिएशन, राइट साइड में आएंगे डिसोसिएशन। लेफ्ट में, राइट में, हाँ बस आ गया आपको। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, सुनो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। फैक्टर कौन कौन से है, 4-5 बता दे रहे। पहला खाली आपके एनसीईआरटी चार्ट बता रहे हैं, देखिए इधर, पहला है हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, दूसरा हो गया टेम्परेचर, दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर। कहाँ बता रहे हैं हम, ये टिश्यू सेल लेवल पर, टिश्यू सेल लेवल बता रहे हैं हम, टिश्यू सेल में, टिश्यू सेल लेवल तक टेम्परेचर। बोलिए तीसरा PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है PO2। बोलिए, यही 4 आपकी बुक में दिया हुआ है, यही 4। सुनो सुनो, 4 यही है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या कर गया, इंक्रीज। अरे बोलो यार, हाँ क्या इंक्रीज कर गया, क्या इंक्रीज कर गया, हाँ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज कर गया, और ये डिक्रीज कर गया। इधर देखो, अम्मा सुनो, हम बता दे रहे हैं, हो गया ना, ये एनसीईआरटी की बात बता रहे हैं। अभी पेज हम अपने आप पेज समझा दें तो 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। हो गया, हाइड्रोजन क्या हुआ, इंक्रीज, क्या इंक्रीज किया, फिर ये क्या इंक्रीज किया, टेम्परेचर। बोलो हाँ टेम्परेचर, आवाज ये नहीं आ रही है, कहते खा पी खाया करो कुछ, कहीं हम 15 रोटी खा के आती है। टेम्परेचर, पता नहीं कौन खाना खाती, कहें खाना बना के पनीर टिक्का मसाला आए हैं। ये देखो टेम्परेचर कितना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, PCO2 इंक्रीज किया, और PO2 डिक्रीज कर गया, तो क्या होगा, डिलीवरी इंक्रीज कर जाएगी। डिलीवरी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, डिलीवरी इंक्रीज, बोलिए ना, इंक्रीज करेगी ना, डिलीवरी इंक्रीज कर जाएगी। अर्थात कर्व किधर भागेगा, कर्व मूव, डिलीवरी का मतलब क्या, कर्व मूव राइट, नीचे भागने पर डिसोसिएशन हो रहा है ना, ये डिलीवरी हो रही है, और ये एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन में संबंध नहीं, ये क्या हो रहा है, सेचुरेशन हो गया। इधर क्या हो गया, कर्व किधर भागा, राइट, इसका डिलीवरी बढ़ गई, कर्व मूव राइट। और अगर यहीं पर क्या लेंगे, यही आप लंग लेवल आई लेवल पे ले लेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, मामला उलट जाएगा।
तो एसोसिएशन बढ़ जाएगा। हमारी बात समझिए। अब आपको फंसाने के लिए पास उसने क्वेश्चन पूछ दिया था। देखो, अगर उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हम PO2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो क्या होगा लंग एल्वेओलाई लेवल पर, तो क्या होगा? अगर PO2 हम बढ़ा दे लंग एल्वेओलाई लेवल पर क्या होगा? कर्व किधर भागेगा? कर्व किधर भागेगा? लेफ्ट साइड। PO2 अगर बढ़ा दे भागेगा। फिर उसने कहा PCO2 को घटा दे, इंक्रीज कर रहा है ना, तो किधर भागेगा? फिर पूछ दे इंक्रीज कर दे टेम्परेचर, फिर क्या गया हाइड्रोजन कंसंट्रेशन घटा दे, किधर भागेगा? बोलिए ना। लेकिन एक बात यही ध्यान रखने वाली बात है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो कन्फर्म है कि pH क्या होगा? घटेगा। तो आप दो चक्कर फंसने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन आयन का बढ़ना, pH का घटना, हाइड्रोजन आयन का घटना, pH का बढ़ना, ये तो खुद ही आप जान जाओगे। क्या जरूरत है इसमें? बोलिए ना। अब आप समझिए, क्योंकि निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कल से बताए थे हम सबको, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 4 है, 4 ही याद करिए आप। वो जो बताए हैं उसको अगर याद हो सके तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो, क्योंकि तो 6 लिखो तो हमें क्या परेशानी है। 2, 3 फास्फोग्लिसराइड भी लिखो, हाइड्रोजन और pH भी लिखो। हाइड्रोजन आयन का बढ़ना, pH का घटना, इसका मतलब pH या घटेगा, होगा ना। चलो आगे देखते हैं। अरे याद कुल बताया तो लोग लिख लो, याद कर लो। हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो pH घटेगा, इसका pH यहाँ घटाना पड़ेगा तब, ठीक। फैक्टर X। फिर मैंने बताया था बोर्स इफेक्ट किसे कहते हैं? CO2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहेगा तो ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी, इसको बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। नहीं, फिर इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। मैं आपको बताया हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 किसे कहते हैं? CO2 का ट्रांसपोर्टेशन यह देखिए 3 तरीके से। पहला, इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, कितना परसेंट? 70%। दूसरा, इन फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तीसरा, इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। बोलो ना, कार्बोनिक एसिड। ये कितना होगा? 20 से 25 हो सकता है, या 20 से 23 दे देगा, कोई टेंशन नहीं, दोनों याद किए रहिएगा। जो बोलेगा वही आप। 2 एनसीईआरटी में 2 लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हुआ, मुझे पता है, सब जानते हैं। 20 से 23, 20 से 25 है ना। तो इतना कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाता है। और कितना? केवल 5 से 7% किस रूप में जाएगा? 5-7% कार्बोनिक एसिड के रूप में, प्लाज्मा के थ्रू जाएगा ना। बोलिए बोलिए, क्या जाएगा? कितना परसेंट? क्या? बाइकार्बोनेट फॉर्म में ना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कितना जाएगा? 20 से 25%। कार्बोनिक एसिड के रूप में प्लाज्मा के साथ कितना जाएगा? 5 से 7%। कोई दुख तकलीफ है? नहीं, दुख तो है कुछ हुआ। और आपको दिखा दें, इधर देखो, रुको, बात न करो, इधर देखो। ये मैं कल दिखाया था आपको, फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये ब्लड कैपिलरी है, पीपा का पुल है। देखो ये किसका है? पीपा का पुल। देख रहे इधर ब्लड कैपिलरी दिखाया गया है समझाने के लिए आपको। इसमें कौन है? ये RBC है। कौन है?
आरबीसी है, यहाँ पे कौन है, टिश्यू सेल है। इसमें क्या बना, CO2 प्लस क्या बना हुआ, H2O। ये CO2 कहाँ आया, H2O कहाँ आया, आरबीसी में कौन आया, CO2 प्लस H2O, दोनों मिलके क्या बना है, किसकी उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में। फास्टेस्ट एंजाइम है आरबीसी में, क्या बनाएगा, H2CO, इसका नाम है कार्बोनिक, ये कार्बोनिक एसिड है। हो गया, अब टूटेगा किसमें, H+ आयन में और यह CO3 आयन में। बोलिए ना, ये बाइकार्बोनेट आयन है, क्या है ये, बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, बाहर, कहाँ जाएगा, बाहर, प्लाज्मा में आ गया। ये प्लाज्मा है पूरा, ये ब्लड कैपिलरी है, पीपा का पुल की तरह जो दिखाई दे रहा है, ब्लड कैपिलरी है। थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहे हैं, जरूरी भी फास्ट है, बस टाइम हो रहा है, डोंट वरी बी हैप्पी। हमें दो चीज़ पढ़ाना ही है, क्या, रेगुलेशन और डिजीज़। अब बचा ही का इसमें, हो गया। अब क्या हुआ, ये CO2 यहाँ निकला, एक माइनस चार्ज का डिफिशियंसी हुई, बोलो जी, तो तुरंत क्लोराइड आयन इसके अंदर आ जाएगा। कौन जाएगा, क्लोराइड आयन। इसी को बोलते हैं हैम्बर्गर्स फेनामेनन, या इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। किस लिए होता है ये, बफर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। आप देखिए CO3 किससे रिएक्शन करेगा, Na से, Na+ से रिएक्शन करेगा कौन, या CO3, तो बन जाएगा NaCO3, बनेगा ना। और अगर ये रिएक्शन कर गया किससे, K+ या CO3, ये बन जाएगा K या CO3, बोलिए ना। ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऊपर वाला है, और ये बन गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसी के रूप में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल, यहाँ तक, लंग तक आएगा, CO2 निकल जाएगा। इसके भी टूटने की विधि है, NaOH और CO2, बफर सिस्टम मेंटेन रहेगा, ऐसे टूटेगा, Na+ OH- प्लस CO2 गायब, देखो ना, तब बफर सिस्टम मेंटेन रहेगा। Na टूट गया, OH टूट गया, CO2 निकल गया, देख लीजिए बैलेंस ही बरकरार है कि नहीं है। अब आगे देखो, हुआ यहाँ तक ट्रांसपोर्ट। मैंने कहा CO2 H2 कहाँ था है, आरबीसी में। ये क्या है, आरबीसी में CO2 H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। बाइकार्बोनेट कहाँ निकलेगा, प्लाज्मा में। कहाँ निकलेगा, एक माइनस चार्ज की डिफिशियंसी होगी, इस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जाएगा, प्लाज्मा में से क्लोराइड कहाँ जाएगा, आरबीसी में। वो क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फेनामेनन या क्लोराइड शिफ्ट। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, बोलिए ना, बफर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अब आपको जो पढ़ना है, अब आपको बता दें, रेगुलेशन। रेगुलेशन देखो इधर, रेगुलेशन, कोई परेशानी तो बताइए आप। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, हम ऐसे ही एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या देखो, दो, पहला दो सेंटर होते हैं, पहला है मेडुला, दूसरा है पांस, दो है। ये पहले नंबर पे, फर्स्ट ये है पहले नंबर पे, जिसमें क्या होता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और पांच में क्या है, न्यूमो टैक्सिक सेंटर। अब अपने आप याद हो जाएगा,
बोलिए ना। सुनो, ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, बोथ कंट्रोल करता है। मेन यही है। लेकिन ये क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। अब दिमाग देखो, ऐसे लगा लो, मॉडरेट करता है। किसको मॉडरेट करेगा? मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बोलिए ना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में क्या होता है? कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया जो किसके लिए सेंसिटिव होता है? इसी के बगल में कौन है? कीमो सेंसिटिव एरिया। किसके लिए है ये? CO2 और हाइड्रोजन आयन। याद रखिएगा इसको, इसी पे ज़्यादा कंट्रोल फोकस। को सब नीट का क्वेश्चन नहीं है ये जो देख रहे हैं ना, सब ऐसे से मिलते जाएंगे आपको। बोलिए, अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दे देगा। CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा, तो क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देंगे, मोर एंड मोर ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी। बात समझ रहे हैं ना? इसको बात को ध्यान में समझिएगा, जानते रहिएगा। अब आपको देखिए, हमने क्या बताया? रेगुलेशन सेंटर कहाँ? ये देखो, अम्मा यहाँ देखो, मेडुला पांस। मेडुला पहले नंबर पे है, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे आ जाता है? मेडुला में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों। ठीक है। इसके बगल में होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, जो ज़्यादा किसके प्रति संवेदी होता है? CO2 और हाइड्रोजन आयन। जब ये बढ़ता है तो क्या होगा? ये स्टिमुलेट होता है। समझ रहे हैं ना? CO2 ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें मतलब रेस्पिरेशन को ज़्यादा तेज से बढ़ाना है। और 5 का होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये मॉडरेट करता है, ज़्यादा बढ़ने न पाए, उसको कम करने के लिए, मतलब मध्यम करने के लिए कौन होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब क्वेश्चन पूछेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? 5 में। फिर पूछेगा मेडुला में ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में। कंट्रोल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन दोनों। बोलिए ना। कीमो सेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव है? CO2 और हाइड्रोजन के लिए, आयन के लिए। कोई प्रॉब्लम? अगला जो पढ़ना है इरेज कर दे, लास्ट है ये। नेक्स्ट, को समझ जाओ, बात न करो। अगला है डिसऑर्डर। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं डिसऑर्डर। 3 डिसऑर्डर है, पहला, दूसरा और ये पहला। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 डिसऑर्डर। पहला है अस्थमा, दूसरा है इम्फाइसेमा, तीसरा है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी क्या डिजीज। बोलिए ना, हो गया ना। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन इन ब्रांकाई और एंड ब्रांकियोल, जो क्या काज करता है? वीजिंग काज करता है। वीजिंग, सफोकेशन काज करेगा, सांस लेने में कठिनाई काज करेगा। इसमें ये अधिकतर किसके कारण होता है? एलर्जेटिक रिएक्शन कारण। आगे मिलेगा 12th में आपको। अगर सांस इधर देखिए, खींच रहे हैं ऐसे, अगर खींच रहे हैं सांस को बहुत तेज, ऐसे कभी कभी ऐसे ये करते हैं, अस्थमा पालन के कारण हो सकता है, डेंडर के कारण हो सकता है, एनिमल डेंडर पालन के कारण हो सकता है, एस्बेस्टॉस कारण हो सकता है। समझ रहे हैं ना? प्रॉब्लम हो सकती है।
ब्रांकस ब्रांक्यूल्स फूल जाएंगे तो उसके जब ब्रांकस ब्रांक्यूल की दीवार फूल जाएंगे तो उसके अंदर की जो कैविटी लूमेन है, ऑक्सीजन जाने का जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो खींचेंगे वही ऑक्सीजन। ये अस्थमा है, समझ रहे हैं ना। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स वगैरह दी जाती है इसके लिए, क्योंकि समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऑक्सीजन दे दे वो बढ़ा देता है, मतलब वो जो है जो इनहेलर लेते हैं वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दूसरा देखिए एम्फाइसेमा, ये क्या होता है? सिगारेट स्मोकिंग, पियो खूब देखते हैं। सिगारेट स्मोकिंग कारण क्या होगा? CIGARETT संभवतः ये सिगारेट स्मोकिंग के कारण क्या होगा? मेम्ब्रेन ऑफ किसके? मेम्ब्रेन ऑफ लंग एल्वेओलाई डैमेज हो जाएंगी। डैमेज लंग एल्वेओलाई क्या हो जाएंगी? डैमेज जाएंगी। लंग एल्वेओलाई सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ऐसे इंडिया करेंगे स्मोकिंग, सिगरेट पियेंगे, लंग एल्वेओलाई डैमेज जाएंगे, लंग एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन डैमेज होंगी। तो जब लंग एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन डैमेज होंगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो जानते क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। इवन कैंसर भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, डेथ भी हो सकता है, इवन कैंसर आल्सो ऑकर्स। इसलिए एम्फाइसेमा जो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। जितना आप सिगरेट पी सके वो अच्छा है। बात सुन रहे हैं? एकदम मत पीजिए सिगरेट। सिगरेट पीना क्या है? प्रोहिबिटेड है। दूसरी बात ORD, जो कहाँ पे काम करने वाले बेचारे हैं? स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज़ में। कहाँ आप काम करते हैं? स्टोन ग्राइंडिंग, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला जो होते हैं वर्कर्स, डस्ट हमेशा जाती रहती है उनके लंग में, लंग को डैमेज करती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस समझते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो लंग की होगी, फाइब्रोसिस वो क्या होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में वो क्या होती है? प्रोलिफरेशन हो जाता है। इसका मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाता है। जब इसमें प्रोलिफरेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बोलिए ना। इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाएगी, इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इनको क्या दिया जाता है? मास्क दिया जाता है। लो भैया मास्क लगाओ, कोरोना से बचे रहोगे और डस्ट पार्टिकल से भी बचे रहोगे। बोलिए ना। यही पूरी बातें कहानी है पूरी, ये रेस्पिरेशन का पूरा सारांश है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये बोलते हैं रेस्पिरेशन इन 1 शॉट। हो गया? कोई परेशानी किसी को है? कोई दुख तकलीफ़ है? चलते हैं फिर, कल मिलते हैं, बाय।